हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं मनीष कुमार आपका इजी केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि देयर आर सो मेनी स्टेट ऑफ मैटर। इसे मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हम जानते हैं कि इसके अलावा 2 स्टेट ऑफ मैटर और भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? प्लाज्मा और बेस। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बीईसी के बारे में, जिसका मतलब होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन आज के लेक्चर में हम केवल प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा कहा जाता है कि प्लाज्मा क्या है? ये हाईली आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। हाईली आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? ये हाईली आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। इसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं और इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? इट इज द हाईली आयोनाइज्ड, हाईली एक्साइटेड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। हाईली एक्साइटेड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, इसे हम क्या करते हैं? प्लाज्मा का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये जानना है कि आखिर इसे हाईली आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट क्यों कहा जाता है या हाईली आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम किसी एग्जांपल से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई बीकर है, ठीक है। ये क्या है? बीकर है। इस बीकर में इट इज फिल्ड विथ आइस। जो किससे फिल्ड है? आइस से फिल्ड है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कहा रहा है यहाँ पर कि वी हैव टू टेक अ बीकर, हर एक बीकर लेते हैं, दिस इज फिल्ड विथ आइस क्यूब्स, जो आइस क्यूब से फिल्ड है। इसमें क्या है? बहुत से आइस क्यूब्स क्या है? ठीक। अब हम जानते हैं कि जब हम इस आइस क्यूब को अगर हम हीट करेंगे, अगर हम इस आइस क्यूब को अगर हम हीट करेंगे, जब इस आइस क्यूब को जब हम हीट करते हैं तो हम जानते हैं कि ये आइस क्यूब कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? मेल्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। मेल्ट करना शुरू कर देगा और मेल्ट करने के बाद इट कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। वो क्या होगा? अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जब कह रहा है कि जब किसी बीकर में हम आइस क्यूब लेकर अगर इस बीकर को हीट करना शुरू करते हैं तो हीट करने के बाद ये क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि आइस को अगर हम हीट करते हैं, आइस को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है? मेल्ट करना शुरू करेगा। मेल्ट करने के बाद ये क्या होता है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस लिक्विड स्टेट को अगर फर्दर अगर टाइटली हीट किया जाए, अगर इस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इसे फर्दर अगर टाइटली हीट किया जाए तो हम जानते हैं ये क्या होगा? इट आल्सो स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो ये क्या हो गया? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। नहीं, जब आइस क्यूब को हम हीट करते हैं तो वो पहले क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर उसको और फर्दर हीट करते हैं तो वो क्या होता है? गैस में चेंज होता है, ठीक है। यानी गैसियस स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। मतलब ये वेपराइज होना शुरू करता है, ठीक। अब सोचिए जब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करता है, जब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा तो अब सोचिए कि अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस मात्र, ठीक है। ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर इट स्टार्टेड टू वेपराइज। ये क्या होगा? वेपराइज करना शुरू करेगा, ठीक है। अब सोचिए अब अगर ये गैसियस स्टेट में वेपराइज हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया और अगर फिर से इसे फर्दर अगर टाइटली हीट किया जाए, अगर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इसको और अगर फर्दर टाइटली हीट किया जाए तब क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा इसे थिंक करना, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो इसी में छिपा है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब कहा मैंने कि जब आइस को टाइटली हीट करते हैं तो ये क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेल्ट करना शुरू करेगा, मेल्ट करने के बाद ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड को अगर हम फर्दर टाइटली हीट करते हैं तो ये वेपर में स्टार्ट होना शुरू करता है, ठीक है, और उसके बाद लास्टली कन्वर्ट इनटू इट्स गैसियस स्टेट, और वो पूरी तरह से क्या होता है, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद जब इसको फर्दर अगर टाइटली हीट किया जाए, अगर फर्दर इसको टाइटली हीट किया जाए तब क्या होता है, हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, जब इस गैसियस स्टेट को अगर फर्दर टाइटली हीट किया जाए, कहां तक, अगर इसको फर्दर टाइटली हीट किया, इसको हीट कर रहे हैं गैसियस स्टेट को, किसी दूसरे सब्सटेंस को नहीं, हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को, गैस को अगर हम हीट कर रहे हैं कितना टेम्परेचर पर, तो कह रहा है कि अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर या 7000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर या इससे भी एबव 8000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इस गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर अगर हीट किया जाता है, ठीक है, अगर यहाँ एनर्जी सप्लाइड अगर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और ऊपर तक 8000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 9000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर कह रहा है कि आप इस गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर से एबव अगर हीट किया जाए तब क्या होता है, ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर आयनाइज होना शुरू करता है। मतलब क्या होता है, अगर ज्यादा हीट दिया जाए तो ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर अपने आयन में क्या होता है, चेंज होना शुरू करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब आइस को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को जब फर्दर हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जब गैसियस स्टेट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं ऑफ अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, देन इट कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस, तो वो क्या होता है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में क्या होता है, ये टूटना शुरू करता है। मतलब एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को क्या होता है, आयनाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आयनाइज होना शुरू होता है। अब सोचिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि जब ये आयनाइज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता होगा, क्योंकि हम जानते हैं आयन का फॉर्मेशन तभी होगा, चार्ज का फॉर्मेशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इससे एक कंडीशन साफ हो रहा है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर अगर किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए तो वो सब्सटेंस आयनाइज होने के बाद, ठीक है, वो सब्सटेंस आयनाइज हो जाता है। और आयनाइज कैसे होता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर हीट किया जाए तो वो सब्सटेंस क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट करना शुरू कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू कर देगा तो वो सब्सटेंस क्या होता है, आयंस में चेंज होता है, यानी अपने आयनाइज्ड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या, यही गैसियस स्टेट जब अपने आयनाइज्ड फॉर्म में आ गया, इसी आयनाइज्ड गैसियस स्टेट को हम क्या करते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इसी गैसियस स्टेट, यही गैसियस स्टेट अपने आयन के फॉर्म में आ गया, तो इसी आयनाइज्ड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या करते हैं, प्लाज्मा का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि आखिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कैसे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द बोर्स एटॉमिक मॉडल, हम जानते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल से, बोर एटॉमिक मॉडल मेरा क्या करता है, बोर एटॉमिक मॉडल से वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ये लोग आप नेक्स्ट चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़िएगा, ठीक है। तो जब कहा है यहाँ पर कि फ्रॉम द एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल से हम जानते हैं कि वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जब बोर एटॉमिक मॉडल का हेल्प से, जब बोर एटॉमिक मॉडल के हेल्प से अगर हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट कर ले, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट कर ले, तो क्या कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू करता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z, जहां n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ठीक है। खैर इसके बारे में भी आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसका वैल्यू जो होता है बोर एटॉमिक मॉडल से हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिसे कैलकुलेट करने पर हम वैल्यू कितना ऑब्टेन करते हैं, तो En इज इक्वल टू, मतलब यहाँ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू n स्क्वायर अपॉन z, जहां पर n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है,
ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब सोचिए कि बोर एटॉमिक मॉडल से जब इस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को हम कैलकुलेट करेंगे तो एक रिलेशन क्या गेट करते हैं कि En जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मेरा n² होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो एनर्जी मेरा क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट मेरा बढ़ता है, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब सोचिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट। इस सर्टेन ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। इन सभी सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब सोचिए, ये क्या आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। तो अभी मैंने क्या बताया कि En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। इफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या अगर बढ़ेगा तो एनर्जी की संख्या क्या होगी, एनर्जी का अमाउंट क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट वो क्या होगा, जंप करेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस ऑर्बिट में, यानी हायर एनर्जी लेवल में वो क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, यानी जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उतना ज्यादा वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। ठीक है, यानी उतना ज्यादा हायर एक्साइटेड स्टेट में वो क्या होता है, जंप करता है। ठीक है, यानी यहां से एनर्जी अगर इससे ज्यादा, इस ये जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जितना एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके सेकंड एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। ठीक है, फिर और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर क्या करेगा, थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करेगा, और ज्यादा एनर्जी को गेन करके वो क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में जंप करता चला जाता है। ठीक है, यानी बस इतना समझना है यहाँ पर कि जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ज्यादा एक्साइटेड एनर्जी लेवल है वो जंप करता चला जाएगा। ठीक है, यानी हायर एनर्जी लेवल में क्या होगा, जंप करता चला जाएगा। अब सोचिए, अब हम जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, है ना, जंप कर रहा है। तो सोचिए यहाँ पर जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो हम जानते हैं कि एनर्जी लेवल मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है, तो हम जानते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी ऑर्बिट से न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होता है, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना ज्यादा, रेडियस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक, अब सोचिए कि जब रेडियस ज्यादा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट से न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे रेडियस अगर बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस अगर बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घटते चल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस। F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उस पर लगता हुआ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर लगता हुआ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उतना क्या हो जाएगा, कम होता चल जाएगा। ठीक, और जितना फोर्स कम होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, उतना कम होता चला जाएगा। चूंकि ये जो न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस पॉजिटिवली इंचार्ज, ये नेगेटिवली इंचार्ज, ऐसे याद रखिए। तो डिफरेंट चार्ज, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन जितना ज्यादा डिस्टेंस होता चला जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा उतना कम होते चल जाएगा, है ना। तो यानी इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होते चल जाएगा, जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का पकड़ क्या हो जाएगा कम होते चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सोचिए थोड़ा सा, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ रहा है, एनर्जी लेवल क्या हो रहा है बढ़ते चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ज्यादा हायर एनर्जी लेवल में ये जंप करता चल जाएगा। और जितना ज्यादा हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जितना ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होता चल जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेज ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब सोचिए किस पोजीशन पर, ये मान लें कि ऑर्बिट की संख्या बढ़ते चला गया। अब ऑर्बिट की संख्या अगर बढ़ते चला गया तो डिस्टेंस बढ़ते चला गया, मतलब फोर्स कम होते गया। अब जितना ज्यादा फोर्स कम होते जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मान कम होता चल जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू जो है ऑन इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा कम होते चल जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कम होता चल जाएगा, नहीं लगेगा। एक पोजीशन ऐसा आएगा ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर होने का दो केस में निकल रहा है। इसका मतलब हो गया चाहे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है, मतलब क्या हो गया, चाहे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी बहुत ज्यादा गेन किया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो बहुत ही हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर लगता हुआ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इस अट्रैक्शन से बाहर हो जाएगा, इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बाहर हो जाएगा। और जब इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बाहर हो जाएगा तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो अब सोचिए जितना ज्यादा यहाँ पर हम एनर्जी देंगे, जितना ज्यादा हम यहाँ पर एनर्जी देंगे, ठीक है, उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर को मूव कर जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वैसे इलेक्ट्रॉन गैसेस स्टेट से बाहर निकलेगा, वो क्या हो जाएगा आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आइस से लिक्विड से क्या होगा गैस, और गैस से बहुत ज्यादा एनर्जी अगर हम दिए तो वो क्या होगा गैसेस स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकलना शुरू हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आयनाइज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब सोचिए जब ये गैसेस स्टेट हाई एनर्जी लेवल गेन करने के कारण आयनाइज होना शुरू कर गया, तो इस आयनाइज में क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, नेगेटिवली भी चार्ज होगा, ठीक है, कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा, ठीक है। यानी ये जो गैसेस स्टेट जब हाईली आयनाइज होना शुरू कर गया, तो इस हाईली आयनाइज में क्या होगा कैटायन चार्ज हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, ठीक है। यानी कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो इसी हाईली आयनाइज्ड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर को क्या करते हैं हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द हाईली आयनाइज्ड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर या इट इज हाईली एक्साइटेड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। एंड इन अनदर वर्ड वी कैन से, और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, यहाँ पर दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि जब गैसियस स्टेट में कैटायंस और एनायंस आपस में जब मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, यानी मिक्सिंग ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। उसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं प्लाज्मा का नाम देते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि जब प्लाज्मा क्या है एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, गैसेस एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कैटायंस और एनायंस इन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा, ठीक है, उसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो जब प्लाज्मा में कैटायंस और एनायंस दोनों मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। प्लाज्मा क्या होता है न्यूट्रल इन
नेचर होता है, ठीक है, और ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता होगा, लेकिन इट इज द मिसकंसेप्शन इन केस ऑफ प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा के केस में ये मिसकंसेप्शन आता है। हम जानते हैं कि जब न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि न्यूट्रल इन नेचर होता है बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो चार्ज होता है, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन और एनायन होता है, वो एक दूसरे से सेपरेट होता है, ठीक है, वो एक दूसरे से सेपरेट होता है, और जब ये सेपरेशन के कारण चार्ज एक दूसरे की ओर फ्लो करता है, कैटायन और एनायन एक दूसरे की ओर फ्लो करता है, तो इसी से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करता है, और वो सबस्टेंस क्या होता है, ग्लो करना शुरू करता है, ठीक है। इसी कारण कह सकते हैं यहाँ पर कि प्लाज्मा अगर कहीं पर मौजूद है, उस प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण इट मेक द सबस्टेंस ग्लो, वो उस सबस्टेंस को ग्लो करना शुरू करता है, ठीक है। जैसे एज एग्जांपल हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा कहाँ मौजूद होगा, प्लाज्मा वहां पर मौजूद हो सकता है कि जहां का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब तक गैसियस सबस्टेंस आयनाइज नहीं होगा एट हाई टेम्परेचर पर, तब तक वहां पर गैसियस सबस्टेंस आयनाइज नहीं हो सकता। तो जहां पर गैसियस सबस्टेंस आयनाइज नहीं होगा, वहां पर प्लाज्मा का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन कहां हो सकता है, एट हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर पर, कहां, जब करे गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर पर, जब अपने आयन से चेंज होता है, तब वहां पर प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी कारण कहा जाता है यहाँ पर कि प्लाज्मा का जब भी फॉर्मेशन होगा तो एट हाई टेम्परेचर पर होगा और गैसियस स्टेट के केस में होगा, ठीक है। गैसियस स्टेट में हाई टेम्परेचर होगा, और वही गैसियस स्टेट जब अपने आयन में चेंज होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब सोचिए, तो प्लाज्मा तुम समझ गए कि प्लाज्मा क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर होता है, और इसी न्यूट्रल इन नेचर के कारण, ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर के कारण ये क्या करता है, किसी सबस्टेंस को ग्लो करने का काम करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज होता है एक दूसरे से सेपरेट होता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्ज मौजूद होता है यहाँ पर, और जिस कारण ये दोनों चार्ज जब एक दूसरे की ओर मूव करना शुरू करता है, तब वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इसको ग्लो करने का काम करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्लाज्मा अब पाया कहाँ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सन एंड द स्टार्स, ठीक है। प्लाज्मा मौजूद कहाँ होता है, प्लाज्मा इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सन एंड द स्टार, ठीक है, स्टार के पास मौजूद होता है, उसके बाद सन में मौजूद होता है, ठीक है। तो वही है ना, इसी कारण कहता है कि प्लाज्मा कहाँ मौजूद है, सन और स्टार में। तो स्टार जो बना हुआ है या गैसेस या सन जो बना हुआ है, उसके अंदर क्या मौजूद है, जो भी मटेरियल मौजूद है वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वो मटेरियल क्या होता है, गैसेस स्टेट में चेंज होने के बाद अपने आयन में चेंज होता है, और तब उस सबस्टेंस के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टार जो भी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, या सन जो भी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, वो मटेरियल क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा क्यों है, क्योंकि वहां पर के सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, और उस टेम्परेचर के कारण वो सबस्टेंस होता है गैसेस स्टेट में चेंज होकर आयन में चेंज होता है, और वही गैसेस स्टेट वाला आयन क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्लाज्मा इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सन, ठीक है, या स्टार, और वही प्लाज्मा जो मौजूद होता है, वही प्लाज्मा जब मौजूद होता है तो वो क्या करता है, सन और स्टार को ग्लो करने का काम करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण कोई सबस्टेंस क्या करता है, ग्लो करता है, या सन और स्टार ग्लो करता है, ठीक है, सन और स्टार ग्लो करता है, ठीक है। तो इतना चीज आप समझ चुके हो कि आखिर प्लाज्मा कहते किसको है, ठीक है। प्लाज्मा कहते किसे है, इसे हाईली स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहा जाता है, हाईली एनर्जेटिक गैसेस पार्टिकल क्यों कहा जाता है, ये सब आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। अब इसके बारे में हम ये जानेंगे कि आखिर प्लाज्मा जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, एक होता है फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।